अब ये सीरीज़ का पहला लेक्चर आ चुका है। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, अभी बहुत लोग चाहते हैं कि मैं डायरेक्टली क्या कर दूँ, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दूँ। बट मैं क्या कहूँगा ना कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले आपको 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो कंप्यूटर और दूसरा प्रोग्रामिंग। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मतलब क्या पता होना चाहिए ना, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई कोड लिखता हूँ कंप्यूटर पे, तो वो फाइनली कंप्यूटर कैसे उसे समझता है और फाइनली आउटपुट कैसे देता है। तो आज की वीडियो में इतना इंटरेस्टिंग वे में हम लोग ये सीखने वाले हैं, मैं आपको बोर नहीं करूँगा, ठीक है? आपको मज़ा आएगा। आपको भी ये समझने के लिए थोड़ा यू हैव टू बी डिटरमाइंड, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 2 चीज़ें मैंने बोला, एक तो कंप्यूटर, दूसरा प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। सो बेसिकली अगर मैं बताऊँ ना, तो कंप्यूटर आजकल की लाइफ, स्पेशली जब हम हमारी जनरेशन जो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पे, उनके लिए कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो उनकी ज़िंदगी को आसान कर देती है, ठीक है? और ये मशीन जो पहले करीबन 100 फीट लंबी और 10 फीट ऊंची, करीबन 27 टन्स यानी 27 टन, जो कि अगर मैं कंपेयर करूं, एवरेजली साइज 10 एलिफेंट्स के वेट जितना हो गया, ओके। और आज वही मशीन हमारे पॉकेट में आ जाती है। मैं ये बात कर रहा हूँ एनियाक, जो सबसे पहला कंप्यूटर था, उसके बारे में बताता हूँ मैं आगे, ओके। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे पता चला कि कंप्यूटर जो वर्ड है ना, हम कंप्यूटर बोलते हैं आज, वो 1940s के टाइम जो वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी, उस टाइम पे इट वाज नॉट रेफरिंग टू द कंप्यूटर्स विच वी यूज टुडे, नॉट मशीन्स। उस टाइम पे कंप्यूटर्स बोलते थे उन ह्यूमन कैलकुलेटर्स को, जो कि पूरी कैलकुलेशंस करते थे। बहुत सारे लोग होते थे, मेनली उसमें वुमेन्स होती थी, तो उनको हम कंप्यूटर बोलते थे, ह्यूमन कंप्यूटर्स बोलते थे। और आज हम कंप्यूटर मशीन्स को बोलते हैं। अब कंप्यूटर के बारे में अगर बात करें ना, तो कंप्यूटर वो एक ऐसी चीज़ है, हम बोलते हैं कि हम कंप्यूटर को प्रोग्राम कर देता है, हमारी बातें सुनता है कंप्यूटर। बट कंप्यूटर्स हमारी लैंग्वेज समझ नहीं सकता, ठीक है? उसको हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। उनकी जो लैंग्वेज है उसको हम बाइनरी बोलते हैं, ठीक है? दे अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, जो भी बोलो, दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट। अब बाइनरी की बात करें तो बाइनरी का मतलब ही होता है टू, ठीक है? बाय मतलब टू। तो यहाँ पर बाइनरी जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है दो नंबर्स, दैट इज 0 एंड 1, ठीक है? अब ये 0 1 कैसे कंप्यूटर समझता है? बहुत सिंपल है। देखो, कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ बेसिकली ट्रांजिस्टर्स, ठीक है? कंप्यूटर्स के बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स देखोगे ना आप, जब मैं अभी कंप्यूटर्स के बारे में बताऊंगा थोड़ा और डिटेल में, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये ट्रांजिस्टर्स क्या था। तो ट्रांजिस्टर्स का जब आया, जो मेन, जब कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर्स के बेस पे बनने लगे, तब यहाँ पर ये बाइनरी नंबर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गया। मतलब बाइनरी जस्ट रिप्रेजेंट्स ट्रू और फॉल्स कंडीशन फॉर ट्रांजिस्टर्स। कैसे, कब ट्रांजिस्टर्स ओपन होंगे, कब बंद होंगे, वैसे सर्किट्स चलेंगे। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझाऊंगा आगे, जब आपको मैं अभी ट्रांजिस्टर्स के बारे में बताऊंगा। पर अभी के लिए बता देता हूँ कि जीरो का मतलब होता है फॉल्स या फिर ऑफ। और हम जब ट्रू बोले, ट्रू या फिर ऑन, तब उसमें वन होता है, ठीक है? उसका मतलब वन होता है। इसे मैंने कैसे याद रखा है, हर बार याद नहीं रहता ना, तो मैं कैसे याद रखता हूँ? ट्रू मतलब टी, टी में क्या आता है, एक वन जैसा, ये स्टार्टिंग में एक कैरेक्टर आता है ना, स्ट्रेट लाइन। जैसे वन में एक स्ट्रेट लाइन होती है, वैसे ट्रू में एक स्ट्रेट लाइन होती है। सो वैसे मैंने याद रखा है कि वन रिप्रेजेंट्स ट्रू यानी ऑन, ओके, एंड देन अनदर वन, जीरो इज ऑफ। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये 0 1 ही क्यों, 1 2 2 3 3 4 ये सब क्यों नहीं? सो ये क्वेश्चन अच्छा है। मतलब ये क्वेश्चन आपको मैं इधर ही, जब मैं ट्रांजिस्टर्स बता रहा हूँ ना, उस टाइम पे बताऊंगा, आपको समझ में आएगा और बहुत मजा आएगा। अब हम लोग आ जाते हैं कंप्यूटर के एवोल्यूशन पे। 1823 जब ये टाइम चल रहा था, चार्ल्स बैबेज ने अपना पहला डिफरेंस इंजन लॉन्च किया था। चार्ल्स बेबेज ने दो कंप्यूटर्स लॉन्च किए थे। आई वोंट कॉल देम परफेक्ट कंप्यूटर्स, बट वो एक जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह वो सब केपेबल थे। सो चार्ल्स बैबेज ने अपना पहला जो इंजन लॉन्च किया था वो था डिफरेंस इंजन, 1823। उसके बाद एक लॉन्च किया था 1837 में, एनालिटिकल इंजन। तो जो डिफरेंस इंजन था जो पहले लॉन्च किया था 1823 में, उसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन और पॉलिनॉमियल को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है? ये चीज़ें कर सकते थे। उसके बाद चार्ल्स बैबेज ने जब अपना एनालिटिकल इंजन लॉन्च किया ना 1837 में, वही करीबन 14 साल बाद जब लॉन्च किया, तो वो एनालिटिकल इंजन थोड़ा ज़्यादा पावरफुल था।
अब उसी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर आती है कि वो इंजन यूज़ करके हमारी पहली जो प्रोग्रामर है, सो द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर वाज नेम्ड एडा लोवलेस, ओके, एंड शी रोट एन एल्गोरिदम फॉर चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन। ओके, जो इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल वाला, उसमें एडा लोवेस ने, ठीक है, एडा लोवेस ने पहला अपना जो प्रोग्राम था वो लिखा था। सो शी वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। ओके, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट या फिर एक फैक्ट आ जाता है। जब हम कंप्यूटर्स की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तब एक नाम आता है हरमन हॉलरिथ। ओके, ये जब 1837 में एनालिटिकल इंजन लॉन्च हुआ, उसके बाद पंच कार्ड का एक सिस्टम था, वही 1800s के टाइम पे चल रहा था। पंच कार्ड करके देखो, पंच कार्ड में क्या होता था ना, एक पंच करते हैं एक कार्ड को तो क्या हो जाता है, एक ब्लैक एरिया क्रिएट हो जाता है और बाकी का एरिया वाइट होता है। तो वो भी वहाँ पर ऑन या ऑफ या फिर ट्रू और फॉल्स करके ऐसे देख रहे हो, यहाँ पर भी बाइनरी का कंसेप्ट आया, बट वो 0 1 नहीं आया अभी यहाँ पर, बट वही उसी से रिलेट हो रहा है। तो यहाँ पर हरमन हॉलरिथ ने पंच कार्ड कंसेप्ट को यूज करके एक कार्ड प्रोसेसिंग मशीन बनाया, ठीक है। और ये किस लिए था? ये टैली करने के लिए था, जो डेटा था ना, सेंसस, यूएस सेंसस हो रहा था, 1890 का सेंसस था यूएस का, उसके लिए उन्होंने ये बनाया था, हॉलरिथ ने, हरमन हॉलरिथ, उन्होंने ये सिस्टम बनाया था टैली करने के लिए। अब यही हरमन हॉलरिथ कुछ सालों बाद, कुछ यानी 1890 का सेंसस हुआ, उसके 30 साल बाद 1924 में हॉलरिथ ने एक कंपनी फाउंड की जिसका नाम होता है आईबीएम, जिसको आज हम जानते हैं। वो 1924 में हॉलरिथ ने फाउंड की थी आईबीएम। ओके, एंड अभी तक ये कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे मैंने बताया वो आई कंप्यूटर फील्ड में, जैसे चार्ल्स बेबेज के इंजन, हरमन हॉलरिथ, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होते गई। बट मेजर डेवलपमेंट जो चालू हुई कंप्यूटर फील्ड में, जब हम बोलते हैं ना कंप्यूटर की पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, वो स्टार्ट हुआ 1940s के बाद। समझ लो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट हुआ और उसके आगे चलते रहा। तो ये जो भी मेजर डेवलपमेंट है वो 1940s के बाद में, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, उसके 7 8 साल पहले की बात है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो मेजर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, जिसके बारे में हम जनरेशन्स वगैरह, आईबीएम के बनने की कम से कम 20 साल बाद, ओके, दैट इज़ पहली जनरेशन जो हमारी 1940s में हम बोलते हैं कंप्यूटर की पहली जनरेशन आई, वो है ENIAC करके एक कंप्यूटर लॉन्च हुआ, ठीक है, ENIAC, जिसका फुल फॉर्म था कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। वो क्या करता था ना, वो वैक्यूम ट्यूब से बनाया गया था। ये देखो, ऐसे वैक्यूम ट्यूब होते थे और मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती थी जिन पर पूरा का पूरा डेटा स्टोर होता था। तो ऐसे ये जो एक वैक्यूम ट्यूब दिख रहा है ना, यही पूरे वैक्यूम ट्यूब करीबन 18,000 यूज़ हुए थे हमारे पहले कंप्यूटर में, जिसका मैंने आपको बताया था, जो अभी फैक्ट्स बताए थे ना, 100 फीट और जो 10 फीट ऊंचा वगैरह, पूरा 27 टन का जो था वो यही था, ठीक है, ENIAC हमारा पहला कंप्यूटर। सो ये था ENIAC। और ये जब 1940 में लॉन्च हुआ ना, इसके बाद जी ये जो फर्स्ट जनरेशन हो गई, उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड जनरेशन, जहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास ट्रांजिस्टर्स। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग स्टोरी आ जाती है ट्रांजिस्टर्स की। ट्रांजिस्टर्स आर स्टिल वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द कंप्यूटर। अब ट्रांजिस्टर एक ऐसा दिखता है, ये देखो, ये ट्रांजिस्टर्स यूज होना हुए थे 1957, वही 17 ईयर्स आफ्टर जो पहला जनरेशन लॉन्च हुआ था। और ट्रांजिस्टर्स ने चीज़ों को बहुत बदल दिया। कैसे ट्रांजिस्टर्स कैसे बेस्ड होते हैं ना, ये जो ट्रांजिस्टर आपको दिख रहा है, इसमें 3 पिन्स हैं। 2 जो पिन होती है, जैसे मैं एक बल्ब से अटैच करता हूँ, तो 2 जो पिन्स होती हैं, वो बल्ब वो सर्किट कंप्लीट करती हैं। और जो बीच वाला है, ठीक है, वैसे पहले आप लगा दोगे ना पिन, तो वो चलेगा नहीं, सर्किट बल्ब जलेगा नहीं। बट बीच वाले पिन में थोड़ा सा भी करंट आ गया ना, अगर थोड़ा सा करंट अगर आप दे दोगे, तो कंप्लीट हो जाएगा पिन, ठीक है, वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब जलने लगेगा। तो ये कंसेप्ट यूज करके हम सर्किट को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हम छोटे से करंट की मदद से हम पूरे सर्किट को रेगुलेट करने की हमारे पास एक स्विच तरीके से आ गया ना। अब ऐसे ही बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स यूज करेंगे अगर हम, एक दो नहीं, एक दो हज़ार भी नहीं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स जब हम यूज करेंगे, करीबन 5 6 हज़ार ट्रांजिस्टर्स यूज करेंगे,
तब हम एक प्रोसेसर बना सकते हैं। कैसे? तब वो जब बनेगा ना, तब उससे हम सर्किट्स को कंट्रोल करेंगे और वो सर्किट्स जब ऑन ऑफ होंगे तो कुछ पैटर्न्स बनाएंगे और उससे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यही सेम कंसेप्ट यूज करके हमने ट्रांजिस्टर से कंप्यूटर बनाया और ये देखो आप, यहाँ पर आ जाता है हमारा 0 1 का कंसेप्ट। मैंने बोला ट्रांजिस्टर्स को रेगुलेट करना है, तो ट्रांजिस्टर अगर सर्किट को रेगुलेट करेंगे तो उनको ऑन ऑफ करने के लिए जो नंबर्स यूज़ किए हमने, जो गाइडलाइंस यूज़ की हैं, जो कोड यूज़ किया है, वही है हमारा बाइनरी। अगर मैं 0000 लिख के देता हूँ ना, तो कंप्यूटर समझेगा कि अभी ट्रांजिस्टर्स ऑफ रहेंगे, ये वाला ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। 1 कर दिया तो ट्रांजिस्टर ऑन, ऐसे करके बहुत हाई लेवल पे होता है। ये तो मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो इसीलिए हमारा ये 0 1 का कंसेप्ट यूज होता है, जो कि ट्रू और फॉल्स रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स को रेगुलेट करता है, जो कि सर्किट रेगुलेट करके हमारी कंप्यूटेशंस करने में मदद करता है, ठीक है? थर्ड जो आ जाती है हमारी जनरेशन ट्रांजिस्टर्स के बाद, जब ट्रांजिस्टर्स हो गया उसके कुछ ही सालों बाद, जैसे मैं बोलता हूँ ये करीबन 7 साल बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, आईसी, ठीक है? और ये आईसी आज भी यूज होते हैं। इनमें क्या होता था ना, कुछ सर्किट्स होते थे, लॉजिक गेट्स होते थे, ट्रांजिस्टर्स होते थे, ठीक है? ये सब कंबाइन करके एक इंटीग्रेटेड सर्किट बना। यहाँ भी ट्रांजिस्टर आपको मिलेंगे, ठीक है? बट इसमें और भी चीज़ें होती है, लॉजिक गेट्स वगैरह, वो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आप सीखोगे जब आप बीटेक में होगे, ठीक है? लॉजिक गेट्स वगैरह। उसके बाद जब इंटीग्रेटेड सर्किट आए, उसके बाद फिर प्रोसेसर्स आ गए 1971 में, वही करीबन 7 साल बाद। तो आप देख रहे हो अभी गैप कितना कम हो रहा है एडवांसमेंट में। पहले करीबन 40 साल बाद डेवलपमेंट होती थी, अब वही उससे भी ज़्यादा हाई लेवल की डेवलपमेंट 6 to 7 ईयर्स में आ रही है, ठीक है? तो ये मेजर जो गैप था ना, अभी जैसे कि मैं अभी बताता हूँ, एआई का हर वीक कुछ नया आ रहा है, वैसे ही उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रेस लगी हुई थी। अभी 1971 में माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च होते हैं, ओके? और ये माइक्रो प्रोसेसर इज नथिंग बट 5000 ट्रांजिस्टर एक छोटी सी चिप में, जिनको आप सीपी भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। तो 5000 ट्रांजिस्टर्स होते हैं एक एक उसमें, ठीक है? डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेसर टू। इसके बाद से जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसकी फाउंडेशन ले की जाती है, सी++, ये सारी लैंग्वेजेस आना चालू हो जाती हैं। और फिर 2010 के बाद जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी प्रेजेंट जनरेशन आ जाती है, ठीक है? और उसके बाद तो कितना ही तूफान मचा है। और ये नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह, इन सब को माना जाता है कि 6th जनरेशन का पार्ट होंगी हमारी कंप्यूटर जनरेशंस में। कब से बोल रहा हूँ प्रोग्रामिंग सिखाओ, प्रोग्रामिंग सिखाओ, प्रोग्रामिंग सिखाओ, लेकिन नहीं। हाँ, तो अब इज्जत से प्रोग्रामिंग करना चालू करते हैं। तो चलो, मैं सबसे पहले जो जैसे सारे प्रोग्रामर्स लिखते हैं, वैसे मैं भी एक कोड लिखूंगा, जो कि है हेलो वर्ल्ड का। तो हम लिखना चालू करते हैं। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता हूँ मैं। 01 001 001 001 011 011 011 011 011 011 011 ऐसे क्या देख रहे हो? आपको वो zeros और ones दे माइट नॉट लुक एनीथिंग टू यू, बट बाइनरी में वो एक वर्ड बोल रहे हैं जो कि है हेलो, ठीक है? अब आप बोलोगे प्रिंट करना था तो ये लिख देता। देखो, अभी हम 5th जनरेशन में आ चुके हैं, मैं मानता हूँ, बट बाइनरी लैंग्वेज से पाइथन तक का सफ़र, ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना? और आपको पता है कि बहुत सारे हैकर्स, यू नो दैट मैनी हैकर्स यूज बाइनरी शेल कोड फॉर मल्टीपल थिंग्स। तो अब तो ये हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो गया। तो इसलिए ये मैं आपको बताऊंगा अभी यहाँ पर। तो जब स्टार्टिंग में जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं ना, तो प्रोग्रामर्स को, अब जो बहुत हाई लेवल प्रोग्रामर्स थे, बहुत ही कम प्रोग्रामर्स हुआ करते थे। आजकल की तरह नहीं कि हर बच्चा प्रोग्रामिंग सीखने लगा। उधर जो प्रोग्रामर्स होते थे वो सालों तक चीज़ें सीखते थे, ठीक है? तो वो जैसे स्पेशलिस्ट होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट वगैरह, वैसे प्रोग्रामर्स को भी माना जाता था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। आप एक बाइनरी कोड लिखोगे, आप खुद ही सोचो, हेलो के लिए इतना बड़ा लिखना पड़ा, तो कितना ज़्यादा चीज़ें समझनी पड़ती होंगी। तो उस टाइम पे जब हम प्रोग्रामर्स की बात करें, तो इट वाज नॉट इजी टू लर्न द बाइनरी कोड ऑफ द मशीन लैंग्वेज। हालांकि कुछ प्रोग्रामर्स कर पाते थे। तो इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए था सबको कि अब इस चीज़ को इजी कैसे बनाएं। तो हमने असेंबली लैंग्वेज करके एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की, जो कि फर्स्ट स्टेप था
प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए और मेकिंग मशीन लैंग्वेज मोर अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस। तो ये जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज आते हैं ना, पहली तो हमारी बाइनरी कोड हो गई जो मशीन कोड डायरेक्टली था, उसके बाद आ जाता है हमारा असेंबली लैंग्वेज का जो कंसेप्ट है, वो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज में जीरोज और वन को एलिमिनेट करके कुछ सिंबल्स और इंस्ट्रक्शंस, जैसे सिंबल्स और कुछ लेटर्स को यूज़ किया गया। जैसे अगर मैं एडिशन करना चाहता हूँ तो ऐड करके एक सिंबल था, एंड अगर मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो सब करके एक सिंबल था। तो इनको यूज़ करके चीज़ों को थोड़ा सिंपल बना दिया। बट वेट, मैंने तो अभी बोला था कि कंप्यूटर्स को सिर्फ बाइनरी समझ में आती है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, तो ये असेंबली लैंग्वेज को कैसे समझेगा? क्योंकि ये तो ज़ीरो और वन में है नहीं, इसमें तो सिंबल्स हैं, ऐड और सब। देखो यार, ये बहुत ही सिंपल क्लैरिफिकेशन दूंगा मैं इसका। आप खुद ही समझो, अगर मैं बाइनरी को एक कंट्री का प्रेसिडेंट बोलता हूँ और मैं असेंबली लैंग्वेज को एक कंट्री का प्रेसिडेंट की आवाज़ बोलता हूँ, वही बाइनरी को एक लैंग्वेज बोलता हूँ जो एक कंट्री का प्रेसिडेंट बोलता है, और दूसरी कंट्री का प्रेसिडेंट बोलता है असेंबली लैंग्वेज। तो अब जो बाइनरी वाला है वो उसे कैसे समझेगा? दे बोथ विल टॉक टू ईच अदर वाया कोई भी एक ट्रांसलेटर। ठीक है, कोई एक ट्रांसलेटर होगा उनके लिए जो उन दोनों की बात को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जो उन दोनों के बीच में एक मीडियम बनेगा। सिमिलरली असेंबली लैंग्वेज कैन बी ट्रांसलेटेड या फिर rather कन्वर्टेड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज यूजिंग असेंबलर। ओके, असेंबलर्स को वो, यहाँ पर असेंबलर क्या हो गए? दे एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन असेंबली लैंग्वेज एंड द मशीन लेवल कोड। मशीन लेवल मतलब लो लेवल कोड जो कि था अपना बाइनरी कोड। ओके, सो यहाँ पर ट्रांसलेटर्स हमारे असेंबलर आ जाते हैं जो चीज़ों को कंपाइल करके दे गिव अस द मशीन कोड। तो मशीन के लिए कंपाइलर्स होते हैं, सॉरी द असेंबलर्स होते हैं, जो हम तो आसानी से लिखेंगे असेंबली लैंग्वेज में, बट वो असेंबलर्स कन्वर्ट कर देंगे और उनको मशीन को समझ में आ जाएगा क्योंकि वो उसे मशीन कोड दे देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है ना ये? ट्रांसलेटर ही है बस, एक असेंबलर। और असेंबली लैंग्वेज क्या है? एक स्टेप था, इंक्रीज किया था, जहाँ पर थोड़ा इजी हो गया था मशीन कोड को समझना और लिखना। ठीक है, मशीन कोड नहीं लिखते थे हम, असेंबली लैंग्वेज लिखते थे, वो अपने आप कन्वर्ट हो जाती थी मशीन कोड में। अब माना कि असेंबली लैंग्वेज मशीन कोड की तरह हार्ड तो नहीं थी, बट फिर भी इतनी हार्ड तो थी कि हम जैसे लोगों की अब भाई हद हो गई थी। कोडर्स के जल गए थे लिखते लिखते हाथ, नॉर्मल लोगों को फिर भी नहीं समझ में आई असेंबली लैंग्वेज की बात। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए इंट्रोड्यूस की जाती है हाई लेवल लैंग्वेजेस सच एस पाइथन। तो जब आया हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे पाइथन का सहारा, इसने बनाया कोडिंग को आसान और प्यारा। ठीक है, पर एक सेकंड, मैंने तो उनकी जो लैंग्वेज है उसको हम बाइनरी बोलते हैं। ठीक है, दे अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, जो भी बोलो दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट। मैंने वीडियो में बोला था कि वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ सकते हैं, फिर ये पाइथन और हाई लेवल लैंग्वेजेस कैसे? अरे तो जैसे असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर्स को यूज़ किया था, वैसे ही हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे पाइथन को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, अब दोनों ही, अब देखो कंप्यूटर कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बात करें तो दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं असेंबलर के बारे में बताऊँ तो वो असेंबलर क्या था? असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। बट यहाँ पर जो कंपाइलर है दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, एंड इवन इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये दोनों का सेम ही काम होता है, बट ये दोनों डिफरेंट हैं। ये दोनों एक ही जगह यूज नहीं हो सकते। पाइथन को दोनों से नहीं कर सकते, उससे इंटरप्रेटर से करते हैं। देखो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में जो मेजर डिफरेंस है वो है कि कंपाइलर गोज थ्रू द होल सोर्स कोड एट वंस। जो भी पूरा सोर्स कोड है ना, सोर्स कोड मतलब जो कोड आपने लिखा हुआ है, ठीक है, वो सोर्स कोड से अगर हमको कंपाइल करना है तो जब कंपाइलर जाएगा तो पूरा का पूरा कोड एक बार में देखेगा, और कुछ भी अगर पूरे में एरर है ना तो सारी एरर्स एक बार झेल लेगा, उसके बाद हमें बताएगा कि ये सारी एरर्स थी। ऐसा नहीं कि एरर आ गई और रुक गया। वेर एज इंटरप्रेटर रन्स लाइन बाय लाइन, मतलब अगर पहली लाइन पे एरर आ गई ना तो आगे चलेगा ही नहीं इंटरप्रेटर, वो वहीं पर रुक जाएगा और बोल देगा भैया ये एरर आ गई है, हम तो रुक गए, हम नहीं चलेंगे, आप ये सही करो पहले। ओके, एक और डिफरेंस, ये मेजर डिफरेंस था जो कंपाइलर इंटरप्रेटर में है, बेसिक अगर देखें तो। बाकी एक और डिफरेंस ये है कि जब हम बोलते हैं कंपाइलर्स, तो
कंपाइलर्स मशीन कोड में डायरेक्टली ऐसे कन्वर्ट नहीं करते। जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उन्हें मशीन कोड में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करते। बीच में इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना एटसेट्रा। तो वो ऑब्जेक्ट कोड में पहले कन्वर्ट करता है, उसके बाद मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। बट इंटरप्रेटर में क्या होता है, देयर इज नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेटेड इन इंटरप्रेटर, ठीक है ना। सो सी प्लस प्लस जावा, ये सारी लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूँ तो ये सब कंपाइलर्स यूज़ करती हैं। बट अगर मैं पाइथन, जावा स्क्रिप्ट या रूबी, जो अभी की लैंग्वेजेस हैं, दे यूज़ इंटरप्रेटर्स। ओके, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, इनको इंटरप्रेटर, ये आपने अगर कभी की होगी पाइथन में कोडिंग, नहीं किया तो हम करने वाले हैं। बट अगर पाइथन में की होगी तो देखोगे कि स्टार्टिंग में अगर पहली लाइन में अगर कोई गड़बड़ है तो अगली लाइन में वो रीड ही नहीं करता है, वहीं पर रुक जाता है। ओके, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपने ये तो समझ लिया कि ठीक है यार, इंटरप्रेटर्स और कंपाइलर्स होता है, वो कन्वर्ट कर देते हैं और फिर हम पाइथन में लिखेंगे, बट वो स्टिल क्या होगा, हम तो नॉर्मल पाइथन में लिखेंगे बट वो स्टिल मशीन कोड में मशीन को समझ में भी आएगा और दोनों का भला हो गया। बट ये कभी सोचा आपने, किसी के दिमाग में आया कि जो कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर होता है, उनको वो कैसे कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को? भाई ये तो मतलब वो भी तो कोई प्रोग्राम ही होगा ना, तो प्रोग्राम कैसे बना जाता है? अब यहाँ पर आती है बात उन महान लोगों की जिन्होंने ये सब बनाया। इंटरप्रेटर और कंपाइलर को बनाने के लिए खुद कंपाइलर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। मतलब एक बेसिक सा एक कंपाइलर बना देंगे, पूरा मशीन कोड में लिखेंगे वो, ठीक है। वो एक बार लिख दिया बेसिक, उसके बाद क्या करेंगे, मशीन कोड या असेंबली कोड में लिख देंगे एक बेसिक कंपाइलर, उसको यूज़ करके हम एक थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा हाई लेवल का कंपाइलर बनाएंगे। ओके, मतलब उसको यूज़ करके हम थोड़ी ऊपर वाली लैंग्वेज में लिखेंगे और वो कंपाइल हो जाएगी। फिर उसके बाद उससे ऊपर वाली में लिखेंगे और वो फिर दूसरे कंपाइलर से यूज़, ऐसे करके एक पूरी चेन होती है, ठीक है। 3 4 5 कंपाइलर से यूज़ करके एक फाइनल कंपाइलर बनता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम तो डायरेक्ट पाइथन में एक लाइन लिख देते हैं, पर उसके पीछे इतनी सारी चीज़ें होती है ना। तो जब भी आप कोड करो, जब भी कोई भी लाइन लिखो कोड की, तो वो कंपाइलर वाले भैया को थैंक यू बोलना मत भूलना, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट होता है। होप कि आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आई नो कि ये थोड़ा-सा आपको बोरिंग भी लगा होगा, बट जिसने पूरा देखा, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट्स है तो यू मे जॉइन अस ऑन डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम, वहाँ पर हमारी पूरी कम्युनिटीज़ है। आप खुद दोस्तों से इंटरैक्ट कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हो और मेरे से पर्सनल में डाउट ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।